हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो देखिए, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। फूड जो है, जो हम खाना खाते हैं, इससे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत प्लांट से और एनिमल से हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और हम एनिमल से और प्लांट से दोनों से, जैसे कि एनिमल हो गया तो आप उससे दूध लेते हैं, और प्लांट से तो सब कुछ, बाकी सारी सब्जियां, दालें और खाना पूरा लेते ही हैं। और वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ज़्यादातर खाना हम लोग को खेती करके और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करके मिलता है। हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाए, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन अच्छे से हो पाए। बट ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? इंडिया की बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। काफ़ी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में। सब हम लोग कितने हैं? मोर देन 1 बिलियन, मतलब 1.25 से क्या 1.30 करोड़ हैं हम लोग। 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। तो और वो भी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए खाने की डिमांड ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन की। तो इसलिए हम लोगों को बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा खाना हम लोगों को हर साल चाहिए। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे फार्मिंग की जाए। बट इंडिया में लैंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिवली ऑलरेडी कल्टिवेटेड है। बहुत ज़्यादा एरिया हम लोग कल्टीवेशन में ला चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं बचा है कि और इलाके को हम लोग खेती में लेकर के आएँ। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉप की भी और लाइफ स्टॉक की भी। मतलब हम कम लैंड में कितना ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकें, ये इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लैंड तो बढ़ा नहीं सकते हैं। एफर्ट्स लगाए गए हैं कि खाने की जो डिमांड है, इंक्रीजिंग फूड की डिमांड है, उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा किया जाए। और अभी तक हम लोग को इसमें सक्सेस भी मिली है। हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, जिसकी वजह से हमारा जो फूड, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1970s के टाइम में हमारे देश में आया था। और ये क्या था? इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा जो खाने की उत्पादकता है, मतलब पहले जितना आप फसल उगा सकते थे इतने लैंड पे, सपोज करिए पहले आप 100 किलो फसल उगा सकते थे, सपोज करिए, कैसे एग्जाम्पल है। 1970 से पहले, 1970s के बाद ना आप समझिए कि 1000 किलो आप वहाँ पर उगा सकते हैं। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। फिर उसके बाद एक वाइट रिवॉल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जिसे जाना जाता है। उससे हम लोग, हमारे मतलब दूध हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में होने लगा। इस तरीके के जो रिवॉल्यूशन है, हाउ एवर दीज रिवॉल्यूशन मीन्स दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। इनसे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से चांसेस ये भी हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज एक पॉइंट पे आकर के ख़त्म हो जाएं या बिल्कुल ख़राब हो जाएं। तो हम लोगों को इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है, हम जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस खाने को प्रोड्यूस करने से हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं और एक बैलेंस मेंटेन करके चले एनवायरनमेंट में और हमारे फूड प्रोडक्शन में। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आज की पीढ़ी तो उसको यूज़ करे ही और फ्यूचर की पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। ऑल्सो हम लोग सिंपली अगर ग्रेन होता है अनाज, जैसे कि चावल और गेहूँ, इसके अगर हम लोग प्रोडक्शन को ही बढ़ाते रहें और हम लोग स्टोर हाउसेस, मतलब हम उसको स्टोर हाउसेस, वेयर हाउसेस में कहीं रखने का इंतज़ाम ना करें, तो हमारी जो माल न्यूट्रिशन एंड हंगर, माल न्यूट्रिशन का मतलब है हमारी बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिशन की कमी है, हंगर, भुखमरी। अगर हम लोग ने खाना उगा भी लिया, मतलब हमने अनाज उगा लिया, और अगर उसको हम लोग सही तरीके से कहीं पर स्टोर करके रख नहीं पाए तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोगों को स्टोर हाउसेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए इस खाने को ख़रीदने के लिए। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आप लोग फूड सिक्योरिटी, आपका कंप्लीट चैप्टर इकोनॉमिक्स में। तो फूड सिक्योरिटी जो है, ये खाने की प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, ये डिपेंड करता है कि लोग के पास उसको खरीदने के पैसे भी होने चाहिए, एक्सेस भी होनी चाहिए लोगों के पास। मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर हम लोग 50 से +% लोग आज भी हमारे देश में खेती करते हैं। तो उनकी जो पूरी ज़िंदगी है, उनकी लाइवलीहुड है एग्रीकल्चर पर, खेती बाड़ी पर डिपेंड करती है। जो इंक्रीज़ हुई है लोगों की इनकम एग्रीकल्चर में काम, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए, और जो है भुखमरी की जो कंडीशन बन जाती है हमारे देश में, उससे हम लोग निजात पा सकें। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, इसको ज़रूरत है लाने की हम लोग को खेती में, ताकि हम लोग
एक खेत में से ज़्यादा ईल्ड को निकाल सके। ईल्ड का मतलब है एक उसी खेत में से हम लोग ज़्यादा फसल उगा सकें। इसके लिए हम लोग को साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मतलब साइंटिफिक चीज़ों की, कौन सा हम लोग को खाद इस्तेमाल करनी है, किस तरीके का बीज इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी चीज़ों की हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए। फार्मिंग मिक्स फार्मिंग करनी चाहिए, हम लोग को इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, इंटीग्रेटिंग फार्म प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम लोग को एग्रीकल्चर के साथ साथ पोल्ट्री, मतलब जो है पोल्ट्री होता है ना, मुर्गी पालन, मछली पालन, है ना, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ये सब भी हमें करना चाहिए। इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस कहते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस में आप खेती के अलावा जानवर भी पालते हैं, मछली और जैसे कि गाय भैंस हो गए, या फिर मधुमक्खी पालन, मछली पालन भी करते हैं ताकि और अच्छी इनकम हो सके। अब ये मिक्स फार्मिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, ये सारा अब हम इसमें देखेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड, क्रॉप की ईल्ड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सीरियल्स जैसे कि अनाज, जैसे वीट हो गया, गेहूँ, राइस, और ये सारे के सारे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। पल्सेस, दालें जैसे कि जो चना हो गया, मटर हो गई, उड़द हो गई, और मूंग, अरहर वगैरह, मसूर, ये सारी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो गेहूँ चावल हमारी कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और दालें हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती हैं। जो ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि सोयाबीन का, हमारा घी वगैरह जो हो गया, सनफ्लावर ऑयल, ये हमारे फैट्स की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। और वेजिटेबल्स हो गए, मसाले हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर देते हैं। तो हमारा जो पूरा खाना है, इससे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा फॉडर क्रॉप्स होती हैं कुछ, जो फॉडर क्रॉप्स का मतलब फॉडर होता है जो जानवरों का खाना होता है, जैसे कि बरसीन, ओट, सुदान ग्रास, ये सारे के सारे लाइफ स्टॉक यानी कि जानवरों के लिए हम लोग उगाते हैं। तो देखिए ये ऑयल सीड्स के एग्जांपल है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप की। सनफ्लावर हो गया, ये मक्का है यहाँ पर, है ना, और ये मटर हो गई, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं। तो व्हाई डू वी गेट, वट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी देखा ना, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, फ्रूट से विटामिन एंड मिनरल मिलते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल से। सीरियल्स जो होते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब होता है कि कितनी धूप उसको मिल रही है। फोटो पीरियड रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कि कितने समय तक उसको सनलाइट मिल रही है। और ये सारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी की सारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्लांट की ग्रोथ या फिर फ्लावर की ग्रोथ डिपेंड करती है सनलाइट पर, ठीक है। प्लांट जो है वो अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। आप लोग काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है सनलाइट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। देयर आर सम क्रॉप्स, कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो कि रेनी सीजन में उगती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ज्योग्राफी में भी काम आएगी, यहाँ भी आएगी। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो रेनी, बरसात के मौसम में उगती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं, फिर खारिफ क्रॉप कहते हैं। खारिफ क्रॉप रेनी सीजन में उगती हैं, जून से लेकर के अक्टूबर तक इनको उगाया जाता है, ठीक है। तो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप उगती हैं, जैसे कि हमारा राइस, ठीक है, जून से अक्टूबर तक उगाया जाता है। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं राबी की क्रॉप्स, ठीक है। ये नवंबर से अप्रैल के टाइम में उगती है। ये टाइम पीरियड आपको याद करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि खरीफ की क्रॉप रेनी सीजन में होती हैं, जून से लेकर के अक्टूबर तक, और विंटर में जो होती हैं वो राबी क्रॉप होती है, नवंबर से अप्रैल तक, मतलब नवंबर में लगाई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। ये जून में लगाई जाती है और अक्टूबर में इसको फसल को पक जाती है, काट लेते हैं। तो पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के। पैडी का मतलब राइस होता है। राइस, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन वगैरह, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं। 2 एग्जाम्पल याद करने हैं आप लोगों को, एक तो आप पैडी याद कर लीजिए, एक कॉटन याद कर लीजिए खरीफ क्रॉप का, है ना। और राबी क्रॉप का आप लोग वीट याद कर लीजिए और मस्टर्ड याद कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इंडिया में 1952 से लेकर के 2010 तक लगभग 4 गुना इंक्रीज़ हुआ है, बट कल्टीवेशन का जो लैंड है ना वो सिर्फ 25% इंक्रीज़ हुआ है। मतलब लैंड हम लोगों ने एग्रीकल्चर में कम इंक्रीज़ किया है, हमारी प्रोडक्शन 4 गुनी हो गई है। ये इंक्रीज़ ऐसा किस वजह से हो पाया, हम लोगों ने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि किस तरीके की हम लोग फसल
मतलब किस तरीके का दाना होगा, सीड कैसा होगा जो हमें प्लांट करना है। फिर सेकंड होता है कि किस तरीके से हम लोग प्लांट का ध्यान रखेंगे, है ना, मतलब सेकंड इज़ द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप, मतलब किस तरीके से उसको बढ़ने में मदद करेंगे, और बाद में कि जो क्रॉप उग गई है, ठीक है, उसको हम लोग किस तरीके से बचाएंगे। तो यही हम 3 स्टेप है, इनके बारे में अब आगे पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, मतलब क्रॉप की जो वैरायटी है उससे ज़्यादा अच्छी फसल हो गई, ये हम ध्यान में रखें। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, जो प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप की उसको बढ़ा दें, और हमने प्रोडक्शन कर लिया है अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो ये देखते हैं क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। क्रॉप की वैरायटी को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ये डिपेंड करती है कि ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड, मतलब ऐसी क्रॉप की वैरायटी को हम लोगों को ढूंढना है जिससे हमने को उपज अच्छी मिल जाए। वैरायटीज़ जैसे कि स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम लोगों को इस तरीके की जो है फसल लेनी है, इस तरीके का बीज लेना है, बीज एक अच्छा वर्ड है, तो इस तरीके का बीज लेना है जो लड़ाई से, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत हो। फर्टिलाइज़र्स जो हम लोग डालते हैं ना कि फसल अच्छी हो, उस पर उसका रिस्पॉन्स बढ़िया रहे, उसकी मतलब ज़्यादा खूब सारी वो होंगे, गुड यील्ड हो उसकी। और वन वे ऑफ इनकॉपरेटिंग डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक, मतलब डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हम लोग को डालने की, अच्छा ये ज़्यादा खूब सारी हो के ये बीमारियों से भी लड़ ले और प्रोडक्शन अच्छा मिल जाए इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खूब सारी मतलब करेक्टरिस्टिक भी डाल सकते हैं। इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखना आपने। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, मतलब एक प्लांट ए है, मतलब वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, एक प्लांट बी है वो बिल्कुल अलग है, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए ताकि इसकी ए की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स और बी की सारी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नया पौधा बन के आए ना उसमें आ जाए। द क्रॉसिंग में भी इंटर वेरिएंशियल, मतलब अलग अलग वैरायटी में हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक अपनी सेम वैरायटी में भी हो सकती है, या फिर इंटर जेनेरिक, दो अलग ही अलग, बिल्कुल अलग अलग, जैसे आपने अलग अलग प्लांट्स को ही मिला करके एक नई प्रजाति टाइप की बना दी। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एक हमने मतलब सिर्फ जीन, एक ऐसा जीन प्रोवाइड कर दिया कि हमें इसकी क्या करनी है, इसका बीज ना मोटा करना है, तो मोटा करने वाला हमने जीन इस प्लांट में डाल दिया। एक ये भी हो सकता है, इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ये हम लोग कम यूज़ करते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो है ना ये नेचुरल सा प्रोसेस है, क्योंकि हम बाहर से नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ दो अलग अलग प्लांट की ब्रीडिंग करवा रहे हैं साथ में। मतलब एक प्लांट है जिस पे क्या होता है, सपोज करिए इस प्लांट के पास ये स्पेशलिटी है कि इसको डिसीज़ नहीं लगेगी, ठीक है, इस प्लांट के पास ये स्पेशलिटी है कि इसका दाना जो है ना, दाना वो काफ़ी मोटा होता है, तो अच्छा दाना होता है इसका। तो इन दोनों को जो जब हाइब्रिड करवा देंगे ना हम, तो एक जो नया प्लांट बन के आएगा ना इनके जैसा ही होगा बिल्कुल, बट इसके पास बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता होगी और इसका दाना भी अच्छा होगा। तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं आता है तो बस थोड़ा सा पीछे बैक कर लिया करिए, आपको आ जाएगा फिर अच्छे से समझ में। तो फॉर न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, नई वैरायटी ऑफ क्रॉप अगर हमें एक्सेप्ट करनी है, ये ज़रूरी है कि वैरायटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम लोग, उसकी ईल्ड हाई हो, वो ज़्यादा उससे फसल लगे, ठीक है, ताकि और डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग एरियाज़ में उसको उगाया जा सके। फार्मर्स को ज़रूरत होती है एक अच्छी क्वालिटी की सीड की और एक पर्टिकुलर वैरायटी की, ठीक है, दैट इज़ सीड्स जो होना चाहिए वो काफ़ी ऑल बी सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर सेम कंडीशन। तो मतलब ये है कि अच्छे से वो उग जाए बस। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो होनी चाहिए और क्रॉप ईल्ड जो है वो वेदर से रिलेटेड होती है कि सॉइल की कैसी क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ पानी कितना है। सिंस जो वेदर कंडीशन होती हैं वो बदलती रहती हैं, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि हमारा क्लाइमेट काफ़ी अलग है ना। इसलिए हम लोग की जो वैरायटी होनी चाहिए ना वो ऐसी होनी चाहिए टॉलरेंट हो कि सूखे को भी झेल जाए, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो उसको भी वो झेल जाए, हाई सॉइल सैलिनिटी भी हो। मतलब इस सिंपल सी बात यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वैरायटी हो ना क्रॉप की वो ऐसी हो कि वो ड्रॉट को और अलग अलग काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल जाए और ख़राब ना हो। कुछ फैक्टर्स वो हैं जिस तरीके से हम लोग वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। तो हाई ईल्ड मतलब ज़्यादा होना चाहिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, मतलब ज़्यादा क्रॉप होगे एक पर्टिकुलर लैंड में। को इम्प्रूव क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करोगे? क्वालिटी वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट, मतलब वो अच्छे से पके ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोटीन क्वालिटी जो है वो पल्सेस में अच्छी हो। ऑयल की क्वालिटी ऐसी हो कि उसमें ऑयल सीड ऐसा हो कि तेल ज़्यादा निकले, और फ्रूट्स ऐसे हो कि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल जाएं, ख़राब ना हो। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस की मतलब भाई
कीड़े वगैरह ना लगे। ये बायोटिक रेजिस्टेंस होता है पानी से, हवा से, है ना, नमी से, ख़राब ना हो और जो है चीज़ों को झेल जाएं। मतलब कीड़े वीड़े ना लगे, बायोटिक, और एबायोटिक मतलब हवा से, पानी से, इन चीज़ों से जल्दी से ख़राब ना हो। फिर आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी मतलब ये होता है कि वो ऐसी फसल, सपोज करिए पहले किसी फसल को पकने में 6 महीने लग रहे थे, तो 6 महीने तक हम एक ही फसल उगाए जा रहे हैं, और फिर उसी की तरह ऐसा कुछ आ जाए कि 2 महीने में बिल्कुल फसल पक के तैयार हो जाए, तो कितना बढ़िया हो जाएगा किसान के लिए। तो चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जितनी ज़्यादा कम ड्यूरेशन होती है क्रॉप की उगने की, उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन से फार्मर जो है मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो कर सकता है एक लैंड पे, ठीक है, इसलिए जो है क्रॉप की मैच्योरिटी की टाइम भी कम होना चाहिए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हम लोग क्रॉप बना रहे हैं ना, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चल जाए, मतलब सूखे में भी चल जाए और जहाँ पर बारिश पड़ती है अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो चल जाए। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप्स, की मतलब खूब लंबी हो और खूब सारी ब्रांचेज हो, ऐसी फॉडर क्रॉप में चाहिए होती है। छोटी क्रॉप्स मतलब जो सीरियल्स होते हैं, जो गेहूँ वगैरह, उसमें हम चाहते हैं कि थोड़ी छोटी हो और जो ज़मीन है उसके लेस न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम करें। तो इस तरीके की एग्रोनॉमिक क्रॉप्स जो हैं डेवलप करेंगे। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जिस तरीके से किसान को कोई फसल ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, कोई छोटी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, ये होती है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में ही, फिर आगे के वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। इंडिया में काफ़ी सारा, इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़, इंडिया में बाकी दूसरी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री की तरह ही फार्मिंग जो है ना, वो छोटे लैंड पे भी की जाती है और बड़े लैंड पे भी की जाती है। डिफरेंट फार्मर्स जो हैं, किसी के पास कम लैंड होता है, किसी के पास मनी कम होती है, ज़्यादा होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है। इन शॉर्ट हम ये कहें, मनी और फाइनेंशियल कंडीशन हर फार्मर की एक जैसी नहीं होती और उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ वो भी अलग अलग होती हैं। कोरिलेशन होता है हायर इनपुट्स का और यील्ड्स का। 10 फार्मर्स जो हैं वो कि फार्मर की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, कि कौन कितना अच्छा सीड खरीदेगा, उसके पास कितने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं अपने खेत को जोतने के लिए, उससे ही हमें समझ में आ जाता है कि उसकी जो फसल खेत पर उगेगी वो कैसी उगेगी। तो 10 फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, कि वो कितना अच्छा फसल, कितना अच्छा दाना खरीद सकता है या इक्विपमेंट खरीद सकता है, उससे हमें पता लग जाता है कि उसकी फसल किस तरीके से उग के आएगी। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। नो कॉस्ट प्रोडक्शन या फिर लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। नो कॉस्ट मतलब आप सब कुछ, आपने पुराने बचे हुए बीज यूज़ कर लिए, मैन्योर की जगह आपने गाय का गोबर और यूरिन यूज़ कर लिया, है ना, तो ये नो कॉस्ट हो गई। लो कॉस्ट मतलब थोड़ा सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। हाई कॉस्ट मतलब आपने काफ़ी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल गया। अब आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोगों को अपने डेवलपमेंट के लिए फूड की ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए, है ना, इसी तरीके से प्लांट को ग्रो करने के लिए भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम लोग प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं हवा से, पानी से, मिट्टी से। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हवा जो है कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है, हाइड्रोजन पानी से मिल जाता है, सॉइल से काफ़ी सारे मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अमंग दीज देयर आर काफ़ी सारी, सम आर एक्वायर्ड, कुछ न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जो प्लांट्स यूज़ करते हैं उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल, माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, और आयरन, जिंक वगैरह ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, है ना। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है इन न्यूट्रिएंट्स की तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना प्लांट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, उनको बीमारी लग सकती है, यील्ड कम हो सकती है और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोगों को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। अब ये जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।